Hi everyone, welcome to the online learning platform of Bansal Academy. This is मनप्रीत और आज की इस वीडियो के अंदर हम SBI क्लर्क की जो रीसेंट वैकेंसी आउट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा जो तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, दैट इज कि SBI क्लर्क की रीसेंट वैकेंसी आउट हुई है जिसकी लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने की 7 जैन है। हाँ जी, 7 जैन से पहले पहले एग्जाम फिल कर लेना। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, तो आपने वो भी पढ़ लिया होगा। एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ एग्जाम किस लेवल में रहेगा, तो आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा। एंड उसके साथ साथ आपका SBI क्लर्क का जो एग्जाम होता है वो 2 लेवल्स में रहता है। लेवल 1 जिसमें हम प्री लेक्चर का जिसको कहते हैं और जिसके अंदर आपको क्वालिफाई करना है। एंड जो एग्जाम में सेकंड आपका लेवल रहेगा मेंस जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर जो भी आपके मार्क्स रहेंगे वो आपकी कट ऑफ डिसाइड करेंगे टू क्लियर दैट एग्जाम। ठीक है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, ये सब कुछ आप सुन चुके हो, तो इस वीडियो का मोटिव ये सब बताना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैं आपको गाइड करूंगी कि जो भी आपके दोनों लेवल्स हैं, प्री और मेंस लेवल, उसके अंदर आपको जो अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और उनकी वेटेज क्या रहेगी, वो सभी बात इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो ठीक है, जल्दी से इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ जो है वो शेयर जरूर करना, ताकि वो अगर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को या फिर अगर वो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं बट ड्यू टू सम रीजन उनका एग्जाम जो है वो नहीं क्लियर हो पाया, तो कौन से ऐसे पॉइंट है जो वो मिस कर गए वो भी इस वीडियो के अंदर रहेगा। तो जल्दी से इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड वीडियो स्टार्ट करें उसके बीच में मैं आपको इसके लिए डिस्टर्ब ना करूं, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर SBI क्लर्क की आगे आने वाली जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होंगी वो आपके पास टाइम टू टाइम जो है वो पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं SBI क्लर्क एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि आपका जो एग्जाम रहेगा वो 2 स्टेजेस में रहेगा। स्टेज 1 जिसको हम प्री नेचर की कहते हैं, यानी कि प्री लेवल्स का आपका ये एग्जाम है। पहला तो यही लेवल क्लियर करना ही बहुत बड़ा जो है वो टारगेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है, बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज से भी कई ज्यादा जो एग्जाम को फिल करते हैं, और ये एक तरीके का फिल्टर का काम करता है जो उन सभी स्टूडेंट्स को इस गेम से बाहर कर देगा जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में वीक रहेंगे या जो सिर्फ एग्जाम का लेवल देखने के लिए एग्जाम फिल करेंगे। मतलब आप ये लेके चलिए कि जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी वही इस गेम में आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये है हमारी फर्स्ट रेस जो हमें क्लियर करनी है। ठीक है, तो इस स्टेज प्री लेवल के अंदर आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको भी पता है, मैं भी बता रही हूँ कौन कौन से वो 3 मेन जो सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग का। रीजनिंग का हमारा एक सब्जेक्ट होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रीजनिंग। और रीजनिंग के बाद हमारा एक सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश, एंड जो थर्ड वन है हमारा वो होता है हमारा क्वांट का सब्जेक्ट। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप भी ध्यान से सुन लो, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट। आपका एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड में ही रहेगा, चाहे वो प्री है चाहे वो मेंस है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स जो होंगे ये डिसाइड करेंगे कि आप आगे गेम में कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, इन तीनों सब्जेक्ट्स, हाँ जी, तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर मास्टरी करनी है। पहले का टाइम होता था एक सब्जेक्ट जो हमारा वीक है हम उसको थोड़ा प्रिपेयर कर ले तो भी काम चल जाता था, बट अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको तीनों सब्जेक्ट्स पे वैसी ही कमांड बनानी पड़ेगी जैसे आप अपने एक स्ट्रॉन्ग एरिया में बनाते थे। ठीक है, मतलब तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब देखिए पहले है रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो रीजनिंग के अंदर आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या है, आपको हर सेक्शन सॉल्व करने के लिए 20-20 मिनट्स दिए जाएंगे। आपका टोटल 1 आवर का एग्जाम होगा, 20 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि आपका जो ये सेक्शन रहेगा ना, ये वो डिसाइड करेंगे, यानी कि जो एग्जामिनर होगा वो डिसाइड करेगा कि पहले कौन सा सेक्शन आपका वहां पे ओपन होगा। जब वो सेक्शन का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपका सेकंड सेक्शन खुलेगा। मतलब आप अब यहाँ पे डिसाइड नहीं करते कि आपको कौन सा लेवल, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पहले चूज करना है, वो आपको पहले से ही करके दिया जाएगा, प्री सेट होगा वो वहां पे। तो आपको बस जाते ही पहले देखना है कौन सा सेक्शन खुल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस करने सॉल्व कर देंगे। ठीक है। सो 20 मिनट्स का टाइम होगा। नेक्स्ट बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ जी, 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहेंगे, जिसको भी आपको 20 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। तो चाहे आपकी स्पीड कितनी भी अच्छी है इंग्लिश के लिए, बट अगर आपने 15 मिनट में भी काम कर लिया तो 5 मिनट आपको वहां पे फ्री रहना होगा। ये यहाँ पे टाइमर के अकॉर्डिंग जो काम चलता है। थर्ड बात करें हमारे, तो क्वांट सब्जेक्ट आता है, क्वांट जिसको हम मैथ्स कहते हैं। मैथ्स में भी आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, विच इज इक्वल टू द रीजनिंग सेक्शन, जहां हमें 35 क्वेश्चन मिलते हैं। मैथ्स में भी आपको 35 ही सवाल बनाने होंगे और उसके लिए भी आपको मिलेंगे 20 मिनट ही, 20 मिनट्स का टाइम ही रहेगा। इन तीनों सेक्शंस को हर सेक्शन में 20-20 में बांट दिया गया है। ये तो ही प्री की बात। ठीक है, मैं सब्जेक्ट, इनके टॉपिक जो हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के वो बाद में बात करती हूँ। आपको लेवल 1 समझ में आ गया है। हर क्वेश्चन आपको 35 सवाल रीजनिंग और मैथ्स के मिल रहे हैं, 30 सवाल आपको इंग्लिश का मिलेगा और हर सेक्शन सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दैट इज द रूल। अब आगे चले तो अगला पार्ट हमारा आता है लेवल नंबर 2, यानी कि स्टेज 2, जिसको हम मेंस बोलते हैं। जो स्टूडेंट्स प्री में क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, उनका आगे मेंस का एग्जाम होगा। इस मेंस एग्जाम में जो आपके 3 सेक्शन आप प्री में क्वालिफाई करके आए हो वो तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका इंग्लिश सेक्शन, क्वांट सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। साथ में एक 4th सेक्शन आ जाएगा, दैट इज जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। एक सेक्शन ये जुड़ जाएगा साथ में आपका। तो एक तो पॉइंट ये समझ में आया, स्टेज 1 से स्टेज 2 में जो 3 सब्जेक्ट्स हमारे हैं वो तो कॉमन है। स्टेज 2 में हमें एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इंग्लिश की अगर आप बात करें तो इंग्लिश में हमारे 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 ही मार्क्स रहेंगे, यानी कि एक नंबर का एक सवाल है, 40 क्वेश्चन बनाने, 40 नंबर मिलेंगे। कितने टाइम में? 35 मिनट के अंदर अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 35 मिनट से 40 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे यहाँ पे। अब बात करें क्वांट की, तो क्वांट में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और 50 ही टोटल मार्क्स है, यानी कि हर क्वेश्चन एक नंबर का ही है। और ये क्वेश्चन आपको 45 मिनट के अंदर जो है वो बनाने होंगे। कितने? 45 मिनट के अंदर अंदर आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो बनाने रहेंगे। 45 मिनट, ठीक है, और 50 क्वेश्चन, राइट। अब आगे चले तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर लिखा हुआ है यहाँ पे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नहीं होता। सबसे पहले तो कंप्यूटर के वो बेसिक क्वेश्चंस आपसे अब नहीं पूछे जाते। ये लेवल इतना रेज हो गया कि रीजनिंग के क्वेश्चंस में ही थोड़ा सा आपको लॉजिकल ये पॉइंट से ऐसे पूछ लिया जाता है, थोड़ा कंप्यूटर टाइप का बना दिया जाता है कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में लिखा गया है। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो 50 ही रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, जैसे ही हमें क्वांट में मिले हैं। तो क्वांट और रीजनिंग दोनों में 50-50 सवाल हैं, जबकि क्वांट में आपको 50 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 60 मार्क्स कवर करेंगे। टोटल 60 मार्क्स आपके कवर करेंगे, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आपका जो नंबर बनते हैं एक क्वेश्चन को दिया जाएगा अगर आप रीजनिंग सेक्शन में स्कोर करते हो। उसके बाद में बात करें तो हमारा लास्ट सब्जेक्ट जो बचता है वो बचता है फाइनेंशियल और जनरल अवेयरनेस का। इसमें आपको 50 क्वेश्चन कुल मिलेंगे और इन 50 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि यहाँ पे भी आपको एक नंबर का एक क्वेश्चन होने से 50 नंबर लेने होंगे। तो आप देख रहे हो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों में, क्वांट, रीजनिंग और जीके तीनों में आपको 50-50-50 सवाल होंगे और ये आपको 35 मिनट के अंदर अंदर जो आपके जीके के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने रहेंगे। सो ये बात समझ में आ गई है, आपने देख लिया है प्री का लेवल क्या है, मेंस का लेवल क्या है।
अब हम बात करेंगे हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये तो हमने बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। तो उसके बारे में अगर हम बात करें, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट यानी कि यहाँ पे जब आप बैंकिंग का कोई भी एग्जाम देने बैठते हो, चाहे वो क्लर्क नेचर का है, चाहे वो जो है आपका ऑफिसर रैंक का है, दोनों के अंदर ही टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। अगर आपकी इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फर्स्ट डे से क्लियर नहीं है तो भी आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आगे आपको 3 स्ट्रैटेजीज ऐसी बताऊंगी जो आपको यहाँ पे कवर करनी है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है। इससे पहले मैं हर सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगी, हर सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक रहेगा और किसको आपको कितनी वेटेज देके चलना है, वो मैं बात करने जा रही हूं अब आगे की इस स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आपने पढ़ी, जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना शुरू करते हैं हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है। बट जब हम एसबीआई क्लर्क के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें सही गाइडेंस मिलनी बहुत जरूरी है। सही गाइडेंस इस रास्ते में ये है कि आपको क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन इनके ऊपर फोकस करना है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जो है रीडिंग हैबिट भी अच्छी है ना, अगर आप रीडिंग भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, रीडिंग करते करते ही मीनिंग क्लियर कर लेते हो, तो भी आपको इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपको नाउन पर नाउन क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यहाँ रीडिंग हैबिट की हेल्प से ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो क्या क्या टॉपिक है पहले उनके ऊपर बात कर ले। तो सबसे पहले आपको ये सुनना होगा कि टॉपिक 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं सीधी ही बात उस पर करूं जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा हाई रहती है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे मैंने लिखा है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम आरसी भी बोलते हैं। अब आरसी की अगर बात करी जाए तो उसमें क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स मार्क करने हैं, क्वेश्चंस रीड आउट करने और उनके आंसर्स देने। ये होता है हमारा आरसी। और इसकी जो वेटेज रहती है ना, वो मेजॉरिटी, मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम देखा गया तो 8 से 10 सवाल इस क्वेश्चन में आपके बनते ही बनते हैं। तो एक आरसी, एक पैराग्राफ रीडिंग और उसके बेसिस पे आपके 8 से 10 नंबर पक्के होते हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज हमारी इंग्लिश में इसी पार्ट को दी जाती है, आरसी की, ठीक है। अब अगर आरसी के ऊपर बात करी जाए तो मैंने अभी बताया है पैराग्राफ रीड करेंगे और क्वेश्चंस का आंसर देंगे, एंड इंक्लूडिंग दैट आपके एंटोनियम एंड सिनोनिम्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी इसी के अंदर, यानी कि वोकैब के जो 2 क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो इसी टॉपिक से बनते हैं। तो आपको वो कैप भी जो है डेली बेसिस पे ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी आपसे वहां पे पूछा जा सकता है वो कैप के अंदर, राइट। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करी जाए तो दूसरे पॉइंट में हमारे अदर टॉपिक्स आएंगे, विच इज सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा हमारा यहाँ पे वो एरर्स का टॉपिक रहता है। एरर्स बहुत जरूरी है। यहाँ सीधे सीधे से एरर से 3 से 5 सवाल बन जाते हैं, 3 से 5 भी बन जाते हैं। इसके अलावा अगर इंक्लूड किया जाए तो मिसस्पेल्ड वर्ड्स आते हैं आपके यहाँ से। मिसस्पेल्ड वर्ड्स, देखो आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज टोटल 30 मार्क्स की है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी से बता रही हूँ, प्री लेवल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से मेरी बात सुन लेना। ये प्री लेवल के लिए मैं पहले आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। मेंस की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, मेंस में जीके जो आपके आते हैं वो मैं अभी बताऊंगी लास्ट में, बट पहले मैं सिर्फ प्री की बात कर रही हूँ कि प्री के अंदर आपको आरसी के 8 से 10 सवाल मिलेंगे, एंड एरर्स और मिसस्पेल्ड वर्ड्स कई बार होता है इन दोनों को मिला के आपके 3 से 5 सवाल बन जाए, कई बार हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एरर से ही आपके 5 सवाल भी बन जाए। हम उस बात की बात करें जो एनालिसिस मोस्टली फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो मिसस्पेल्ड वर्ड्स रहेंगे। इसके अलावा जो आपका एक क्लोज टेस्ट होता है, अब ये क्लोज टेस्ट क्या होता है, तो इसके अंदर ना आपको एक पैराग्राफ ही दिया जाएगा, पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ फिलअप्स दे दी जाएंगी, फिल इन द ब्लैंक्स,
ठीक है, उनको आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पे फिल करना है। तो आप मुझे ये बताओ कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है और ये वाला जो हमारा है इसमें भी हमें रीडिंग हैबिट चाहिए। तो दोनों ही पॉइंट्स में रीडिंग हैबिट आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी इस इंग्लिश सेक्शन के अंदर। वो कैसे होगी मैं वो लास्ट में भी बताती हूँ। तो ये 3 टॉपिक हमारे हो गए, फर्स्ट वन ये, सेकंड वन ये, थर्ड वन ये। इसके अलावा आपको जो पढ़ना होगा इसके अंदर वो रहता है हमारा रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो टॉपिक है ना हमारा, इसमें क्या होता है कि 3 से 4 लाइंस रहती हैं, उनको आपको ना अरेंजमेंट में सेट करना होता है। कुछ लाइन आगे पीछे करके दे दी जाती है, उनको अगर आप रीअरेंज कर लेते हो एक ऐसे सेंटेंस में, एक ऐसे पैराग्राफ में फॉर्म कर लेते हो जिसका मीनिंग निकल रहा हो कुछ, तो उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट सेंटेंस। ये सीधा सा क्वेश्चन जो आपका बनता है ना, ये भी 5 नंबर का ही बनता है, ये भी 5 नंबर का ही बनता है। तो अगर हम बात करें 10 नंबर ये हो गए, 5 हम एरर्स के लिए दे देते हैं, तो 5 से 10 और 5 15 नंबर ये हो गए। 5 नंबर अगर ये कर दिया जाए तो हमारे 20 नंबर हो गए, है ना। 20 नंबर अगर हमारे ये हो जाते हैं तो एक हमें क्लोज टेस्ट भी मिल रहा है 5 नंबर का, तो ये हो गए हमारे 25 सवाल। तो आपके सामने ही है 30 में से 25 सवाल। मैंने अभी आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से ही आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारा रह सकता है वो हमारे जो है फिलअप्स रह सकते हैं, जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं जो आपको वहां पे फाइंड आउट करें। इसमें क्या है और उसमें क्या था क्लोज टेस्ट में? क्लोज टेस्ट में एक पैराग्राफ टाइप है जिसमें से आपको फिलअप्स जो है वो फाइंड आउट करने होंगे, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। इधर आपको एक ही लाइन के अंदर 1 या 2 फिलअप्स दे दिए जाए, सिंपल एक ही लाइन है, वहां पे कौन सा जो है ऑप्शन में कौन सी वाली ऑप्शन जो है सही लग रही है, फिट बैठ रही है, वो आपको फिल करनी है। ठीक है, तो इन सभी को मिला के आपका इंग्लिश सेक्शन 30 मार्क्स का बनता है इन द प्री लेवल। ठीक है, इसके लिए आपको इतना ही पढ़ना है। एंड अब बात करते हैं इसको मास्टरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसको मास्टरी करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका जो है पॉइंट है, वो क्या? न्यूज़पेपर रीडिंग। आप क्या करिए, अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो आप उसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू कर दें। हर कोई जो है ना इसी को फॉलो करता है, जो 0 लेवल से भी स्टार्टिंग करते हैं वो भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डालिए। देखिए, इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि आपकी इंग्लिश रीडिंग हैबिट जो है वो अच्छी बनेगी। दूसरी चीज क्या, इसी के साथ आपको जो है ना वो अपनी इकोनॉमी, अपनी हम कह लें नेशनल न्यूज हो गया, कुछ भी मतलब न्यूज के रिलेटेड आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो हमारी जीके भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएंगी, क्योंकि करंट अफेयर्स पूछी जाती है ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होगी और कहीं ना कहीं हमारी रीडिंग हैबिट भी स्ट्रांग होगी। और हाँ, इसी के साथ हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी कमांड बननी शुरू हो जाएगी। तो 3 बेनिफिट्स है एक न्यूज़पेपर रीड करने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि पूरा दिन खोल के बैठ जाओ और न्यूज़पेपर ही रीड करते रहो, थोड़ा टाइम आपको इन्वेस्ट करना है जस्ट और जस्ट रीडिंग हैबिट डालने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो न्यूज़पेपर रीडिंग करना आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई भी बुक रीड कर लो, कोई भी बुक रीड कर लो, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, तो बुक रीड कर लो जो भी आपको अच्छी लगती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। कोई और बुक पढ़ने मत बैठ जाना, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हो, क्योंकि आपको ये पता हो कि मेरा दायरा सिर्फ इतना रहे कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है, मुझे रीडिंग हैबिट बनानी है, मुझे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अच्छे लगते हैं तो मैं उनको भी पढ़ के बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। ठीक है, तो आपको अगर प्री लेवल में इंग्लिश का सेक्शन अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए आपको बस ये 2 चीजें फॉलो करनी है। एंड जब आपने ये हैबिट बना ली, 1 मंथ का टाइम लिया, हैबिट बन गई, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये हैबिट बनाने के बाद आप अब अपने टेस्ट लगा सकते हो। अब आप एरर्स की तरफ जाना। एरर्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है? देखो, आप किसी से पढ़ना चाहते हो, कोई लेक्चर अटेंड करके सीखना चाहते हो, कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो रिपीटेडली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उनके नोट्स बना के चलिए। ठीक है, उनके नोट्स बनाते जाओ और वो एरर क्यों आया है ये आपको नेक्स्ट टाइम पता होना चाहिए कि ये एरर एग्जाम में बार बार रिपीट क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप एरर्स कर लोगे तो मिसस्पेल्ड वर्ड्स तो आराम से बच जाते हैं। इसके लिए फिर से न्यूज़पेपर आपकी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो
एक सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे मास्टरिंग वर्ड है, अगर ये मास्टरिंग में मैं ई मत लगाऊं, ई नहीं लगाया मैंने, तो आप बड़ी जल्दी से इस चीज को पकड़ लोगे, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो वर्ड्स को अच्छे से जो है वो पढ़ता है, वो लेटर्स को पढ़ता है। जब आपका ये चीज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो मिसस्पेल तो हमारे लिए जो है एक हलवा टाइप हो जाएगा, बड़े आराम से हम कर देंगे। उसके बाद में क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, ये सभी की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट फर्स्ट रूल हमारा होता है न्यूज़पेपर के ऊपर। तो अब आप समझ चुके हो इंग्लिश लैंग्वेज आप कैसे मास्टर कर सकते हो। अब हम चलेंगे हमारे अगले सेक्शन के ऊपर। तो हमारा अगला सेक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, तो वो है हमारा क्वांट का सेक्शन। तो क्वांट का सेक्शन है हमारा नेक्स्ट, जिसको अब हम बता रहे हैं कि हम कैसे कवर कर सकते हैं प्री एंड प्री लेवल के लिए। हाँ, मेंस में यही चीजें काम आएंगी, मेंस में यही बेस बनेगा आपका, अगर आप अभी अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू करते हो। अब आते हैं बेसिक मैथ्स के ऊपर। तो देखो, पहले मैं वो बात करूंगी जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा हाई है। तो क्वांट सेक्शन के अंदर ना आपकी जो वेटेज सबसे ज्यादा दी जाती है वो डाटा इंटरप्रिटेशन को दी जाती है। यहाँ से आपके 5 to 10 मार्क्स बनते हैं, 5 से 10 सवाल बनते हैं। और ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको डीआईज में एक सेट या 2 सेट आ सकते हैं। अभी एक सेट में बैंक के अंदर 5 क्वेश्चन रहते हैं, अगर 2 सेट आ गए आपके तो आपके 10 सवाल बनेंगे वहां से। अब इस डाटा इंटरप्रिटेशन में कौन कौन से पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो बार ग्राफ, आपने देखा होगा बार ग्राफ, कंपनीज यूज करती हैं ये ग्राफ। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया गया, उसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए। लाइन ग्राफ रहेगा, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट ये आपको वहां पे मिलेगा। एक सर्कल के अंदर बाइफर्केशन कर दी जाएगी, कुछ आपको परसेंटेज में या डिग्रीज में वैल्यू दे दी जाएगी, या नंबर्स आपको वहां से इंफॉर्मेशन ढूंढनी होगी। ठीक है, जिन्होंने पहले भी ये सिलेबस कवर कर रखा है उनको तो पता है डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। जिनको नहीं पता तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एक ग्राफ या फिर एक चार्ट बना के दे दिया जाएगा, जिसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज यहाँ पे मुझे बता दिया गया है कि मेरे पास 3 अलग अलग स्कूल है, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, यहाँ से। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सपोज स्कूल ए के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, स्कूल बी के अंदर 30 और स्कूल सी के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि बताओ बी स्कूल में ए से कितने परसेंट ज्यादा है, कितने नंबर्स में ज्यादा है। सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये रहेगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, और जो आपको मैंने अभी बताया है 5 से 10 नंबर आपको स्कोर करवाएंगे। ठीक है, अब ये वाला सेक्शन तभी समझ में आता है जब आपका बेसिक मैथ्स जो है, बेसिक मैथ्स वो क्लियर होगा। अब बेसिक मैथ्स में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बैंक एग्जाम में बैठ रहे हो, क्लर्क के एग्जाम में बैठ रहे हो, सिंप्लीफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आपके 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल 10 से 15, वो लेवल के अकॉर्डिंग होता है। कहीं में किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 8 है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे करते ही रहते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी आपको बोर्ड मास आना चाहिए सिर्फ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी बोर्ड मास जो आप बचपन से पढ़ते हो, प्लस माइनस। बोर्ड मास क्या होता है? डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये रूल्स आपको आने चाहिए, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। देखो, क्वांट सेक्शन प्री लेवल में एक स्पीड गेम के साथ आता है। 2 चीजें इसमें बहुत रिक्वायर्ड है। पहली बात है स्पीड, एंड दूसरी चीज है आपकी एक्यूरेसी। हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्वांट में आपकी अगर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छी हैं तो आप इसमें से भी 35 के 35 सवाल बना सकते हो, वो भी 20 मिनट के अंदर अंदर, 20 मिनट्स के अंदर अंदर आप 35 क्वेश्चंस यहाँ पे भी स्कोर कर सकते हो। हाँ, कंडीशन ये है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि अब आप देखो, सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ आपको क्या चाहिए? बोर्ड मार्क्स तो पता ही है, आपको कैलकुलेशन अच्छी चाहिए, है ना? तभी स्पीड बनेगी, तभी एक्यूरेसी बनेगी। और डाटा इंटरप्रिटेशन में भी आपका जो मेजर रोल रहता है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो मेन पॉइंट आपका 95% काम करता है, वो आपकी कैलकुलेशन काम करती है।
95% कैलकुलेशन एंड 5% आपकी अंडरस्टैंडिंग कि आप फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन देखते साथ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये दोनों मैटर करती हैं। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा जो मेजर चंक है 10 से 15 नंबर, ये हम 10-10 ले लेते हैं तो 20 नंबर तो सीधे सीधे मेरे मैथ सेक्शन में कहाँ से आ रहे हैं, कैलकुलेशन से आ रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या करना है, तो जब आप यहाँ पे देखिए स्टेट लेवल एग्जाम्स में क्या होता है, हमें एक टॉपिक आता है सीरीज का, मिसिंग नंबर सीरीज। तो मिसिंग सीरीज यहाँ पे ना क्वांट सेक्शन में आती है, तो आपको ये स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी मिसिंग सीरीज। 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कई बार मिसिंग सीरीज में आते हैं, कई बार रॉन्ग नंबर सीरीज में आते हैं। तो आपको ये दोनों के दोनों ही पॉइंट्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने होंगे। सीरीज का ही पार्ट है, मिसिंग है, चाहे वो जो हमारा रॉन्ग सीरीज है। ठीक है, 5 सवाल सीधा इसी से बनेंगे। अब बात करें तो 10 नंबर यहाँ से दिए थे, 10 यहाँ से दिए थे, तो 20 नंबर ये हो गए, 5 नंबर ये, 25 नंबर ये हो गए। अब हमारा 10 नंबर का गेम क्या है, 10 नंबर का गेम हमारा है वो हमारा स्टेटमेंट बेस्ड जो चैप्टर रहते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, मैं इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहती हूँ, जिसमें कौन कौन से टॉपिक है जो हम आए दिन जब हम प्रिपरेशन करते हैं हमें सिखाए जाते हैं। दैट इज परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन, एजेस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर कुल मिला के आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस वहां पे देके जाते हैं। 10 सवाल यहाँ से होते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, इस पार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि चलो इसमें से अगर कोई मेरा वीक रह भी गया तो भी मैं कवर कर लूंगा, मैथ सेक्शन क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू कि आप इस चैप्टर्स के ऊपर फोकस करिए, इनको कंप्लीट करिए, बट आपका पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने पे होना चाहिए। यहाँ भी कैलकुलेशन चाहिए, वेट अ मिनट, यहाँ भी कैलकुलेशन चाहिए, यहाँ मिसिंग सीरीज में भी कैलकुलेशन चाहिए, डीआई में भी कैलकुलेशन ही चाहिए, यहाँ भी कैलकुलेशन चाहिए। यहाँ थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग जो है काफी इंक्रीज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जो बोला है मैंने। ठीक है, क्या, क्योंकि आपको स्टेटमेंट समझनी भी है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको उसको सॉल्व भी करना है। यानी कि अगर यहाँ पे हम जाएं, हमें एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है, जबकि यहाँ अगर हम चाहें तो हम 1 मिनट में 2 सवाल बना सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड है, मैंने पहले भी बताया है, स्पीड के ऊपर बेस्ड है ये काम हमारा। ठीक है, सो आपको ऐसे अपनी प्लानिंग करके चलना होगा कि कैसे कैसे मैं यहाँ पे कवर करके चलूं। और डीप में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वांट सेक्शन में हमारे 35 में से 35 सवाल नहीं बनते हैं। जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे 20 या 10 ही बन पाते हैं, हमें मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता या हमें बहुत डिफिकल्टी लगती है इसको सॉल्व करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और डिटेल में आपको इसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इस सेक्शन को। ठीक है, हो गई बात ये हमारी क्वांट की। अब हम चलेंगे हमारे रीजनिंग सेक्शन के ऊपर, रीजनिंग सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रीजनिंग का पार्ट खुल चुका है, एंड रीजनिंग के अंदर भी यहाँ पे 3 पार्ट्स जो बना के बताया गया है, 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, देखो रीजनिंग का सेक्शन आपका, पहले बात करें 35 क्वेश्चन है और सॉल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट का टाइम है। अब रीजनिंग सेक्शन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग एंड पजल्स, द मेजर पार्ट ऑफ रीजनिंग टू सॉल्व दिस सेक्शन इज रिगार्डिंग द पजल्स। आपको पजल्स मैक्सिमम से मैक्सिमम वहां पे कितनी मिलती हैं और आपको उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले वो बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ना 2 सेट्स मिल सकते हैं एक पजल के, 2 तो मिनिमम है, 3 भी मिल सकते हैं किसी के सेक्शन के अंदर, अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी उन्होंने मॉडरेट से हाई की तरफ ले गए तो 2 सेट मिलेंगे, और हर सेट में मैंने अभी आपको बताया है 5 क्वेश्चंस इन ईच, 5 क्वेश्चंस इन ईच सेट आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे, विद श्योरिटी मिलेंगे कि 5 नंबर की आपके पास एक पजल होगी ही होगी। 2 पजल्स वहां पे रहती हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे वेटेज बनती है, 10 सवाल सीधे से आपके पजल्स के ऊपर ही रहते हैं। सो फोकस करना है सबसे ज्यादा पजल्स के ऊपर, बट पजल्स करने से पहले आपको रीजनिंग पता तो हो। तो रीजनिंग की शुरुआत हमेशा करी जाती है विद द रिमेनिंग टॉपिक जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। चलिए आप बात करेंगे इनकी। तो इधर आपके कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, तो सबसे पहले हमें कोडिंग डिकोडिंग समझना होता है इसके अंदर, क्योंकि तब हम
कोडिंग डिकोडिंग से शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर्स का। आप किसी और चैप्टर से भी शुरुआत कर सकते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट कोडिंग डिकोडिंग से ही शुरुआत करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के बाद हमारा जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन है। तो देखो, ब्लड रिलेशन से हो सकता है आपको एक सवाल पूछा जाए, मैं साथ साथ में बता भी रही हूँ। हो सकता है ब्लड रिलेशन से आपको सिर्फ सिंगल एक क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है यहाँ से एक पैराग्राफ करके आपको 3 सवाल पूछ लिया जाए। तो ये डिपेंड करता है, कई बार 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, एक पैराग्राफ टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हो गए। इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक रहता है ब्लड रिलेशन के बाद, वो डायरेक्शन सेंस के ऊपर भी बेस्ड है। डायरेक्शन सेंस आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चारों पार्ट से बनते हैं आपके क्वेश्चंस। तो ये डायरेक्शन सेंस हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, अल्फाबेट बेस्ड। ठीक है, उसके अलावा हमारा एक अल्फा न्यूमरिक करके भी टॉपिक आता है, अल्फा न्यूमरिक। अल्फा न्यूमरिक से भी सेम चीज जो ब्लड रिलेशन में फॉलो कर रहे हैं हम, कि हो सकता है आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है अल्फा न्यूमरिक से आपको 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का सेट भी आ जाए। तो मैं इन दोनों को मार्क भी कर देती हूँ कि इनमें से चेंजेस आप देख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके एग्जाम के ऊपर। ठीक है, अल्फा न्यूमरिक में क्या होता है, अल्फाबेट और नंबर्स को मिला के एक सेट बना दिया जाता है, उस सेट से आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक हमारा है सिलॉग्स का टॉपिक, सिलॉग्स, जिसको आपको 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आते हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हो, इनको कवर करने में आपको हो सकता है आपको 15 सवाल इन सभी को मिला के आ जाए, हो सकता है आपको यहाँ से जो है 12-13, मतलब मैक्सिमम आपको यहाँ अगर आप जोड़ ले कि 10 क्वेश्चंस आपको पजल्स में से मिल रहे हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको इन सभी टॉपिक्स में से मिलेंगे। हो सकता है मेरे से कोई एक आधा टॉपिक जो है मिस हो गया हो, आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में भी बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक यहाँ पे छूट गया। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव के लिए, क्लर्क एग्जाम के लिए। और ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, इसके अंदर हमारे रिमेनिंग टॉपिक होते हैं जो हमने ऊपर काउंट नहीं किए, उनको हम इनमें इस सेक्शन में रख लेते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन, जैसे कि अजम्पशन वाले क्वेश्चन, कोज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चंस, ठीक है, इम्प्लाई वाले क्वेश्चंस, वो सभी जो रीड करके हमें आंसर मार्क करना होता है, कौन सी स्टेटमेंट हमें सही लग रही है, कौन सी नहीं लग रही, वो हम फिलहाल के लिए इस कैटेगरी में रख लेते हैं। ठीक है, सो डन, ये रीजनिंग सेक्शन। हाँ जी, अब बात करें रीजनिंग जो है ना, स्टूडेंट्स को, मोस्टली स्टूडेंट्स को रीजनिंग जो है इजी लगती है एज कंपैरेटिव टू मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। रीजनिंग में हमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने आंसर को बनाना होता है। हाँ, कंडीशन ये है, वो जो थोड़ा सा आप दिमाग यूज कर रहे हो ना यहाँ पे, वो भी सही डायरेक्शन में हो। क्योंकि अगर आपने सपोज करो पजल में एक लाइन को गलती से कहीं और जो है वो सेट कर दिया, तो आपका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाता है। सो पजल्स के लिए आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, और इसी के साथ मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे 35 सवाल 20 मिनट में है, तो स्टूडेंट्स इसको 16, 18, 15 मिनट में भी कंप्लीट कर लेते हैं। उनकी इसमें प्रिपरेशन कह लो, प्रैक्टिस कह लो, इतनी ज्यादा होती है। सो आपको अपनी स्पीड गेम यहाँ पे भी खेलनी है, स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कम टाइम में मैक्सिमम 35 सवाल बना के आने ही आने हैं, अगर आपने ये टारगेट सोच लिया है। राइट, सो ये थी हमारे प्री लेवल की प्रिपरेशन, जिसको करके हम अपना एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और लग रहा है कि कोई डाउट है हमारा, जो हमें जो है पेपर देने से पहले हमें उसको क्लियर करना है, या कहीं समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हो। मैं उसके लिए भी आपको गाइड कर दूंगी कि कैसे आप उसको कवर कर सकते हो। वो भी जो भी आपका डाउट रहेगा वो क्लियर करेंगे। ठीक है, सो अब आगे बात करें हमारे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की। ये सेक्शन हमारा मेंस में, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, मेंस में रिक्वायर्ड है जनरल अवेयरनेस। एंड जो भी स्टेट लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, उन स्टूडेंट्स को भी मैं यहाँ पे जो है गाइड कर दूं कि ये जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं, नथिंग एल्स, करंट अफेयर्स।
अब नथिंग एल्स तो बोल दिया, बट ये नथिंग एल्स भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है। क्यों? क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ना प्री की ही तैयारी करते रह जाते हैं जब तक उनका प्री लेवल होता नहीं है, फिर कट ऑफ के ऊपर भागते रहेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कोई ना कोई वीडियो देख ले, जबकि आप ये गलत कर रहे हो। आपको क्या करना है, फ्रॉम द डे फर्स्ट जब आप प्री की तैयारी करनी शुरू कर रहे हो ना, थोड़ा सा टाइम आपको इस करंट अफेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस कितने टाइम की आएगी, तो ये 4 to 6 मंथ्स की ही रहती है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 4 से 6 महीने के ही देखने को मिल जाएंगे। जब आपका एग्जाम है उससे काउंट कर लेना पीछे के 6 मंथ्स कौन से बनते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको जीके जो है अपनी प्रिपेयर करनी है। हो सकता है कई बार आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो साल पुराने, 1.5 साल पुराने हैं या इस 6 मंथ से पीछे के हैं, तो घबराना नहीं है। वो आपके लिए अगर ऐसे है तो दूसरों के लिए भी ऐसे, मैक्सिमम यहाँ से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। 50 क्वेश्चन थे, 50 जो आपको नंबर देने थे इसमें। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो यहाँ पे हमें कवर करने हैं, तो नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज आपको यहाँ पे कवर करनी है। नेशनल हमारी इंडिया की हो गई, इंटरनेशनल पूरे फॉरेन कंट्रीज की, वो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको कवर करके चलनी है। बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस एक बहुत मेजर पॉइंट है। यहाँ पे भी बैंक में जा रहे हो तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी ही चाहिए। सो इसके लिए आपको फाइनेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी कंट्री में जो है वो करेंसी कौन इशू करता है, ठीक है, आरबीआई कैसे रेगुलेट करता है सभी बैंक्स को, ठीक, बाकी कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे यहाँ पे, उनकी क्या क्या पॉलिसी है, एफडी रेट्स कौन डिसाइड करता है, ठीक है। जब बैंक को इकोनॉमी, जब आरबीआई को इकोनॉमी को कंट्रोल करना है तो वो कैसे बैंक से कंट्रोल जो है वो बनाना शुरू करती है, वो सभी आपको फाइनेंस में पढ़ना होगा। बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं फाइनेंस की जो आपको यहाँ पे पढ़ के चलनी होगी। मतलब एक तरीके से आपको बैंकिंग टर्म्स के बारे में भी यहाँ पता होना चाहिए। इसके अलावा देखें तो अपॉइंटमेंट एंड इम्पोर्टेंट डेट्स आपको कवर करनी है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स रहते हैं हमारी कंट्री में या फॉरेन कंट्री, अगर हमें यहाँ पे किसी को प्रेजेंट कर रही है या हम किसी फॉरेनर को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कोई अवार्ड एंड ऑनर, वो सभी आपको पढ़ के चलने हैं। मिसलेनियस न्यूज जो ऊपर वाले पॉइंट्स में नहीं आ रही वो मिसलेनियस में आ रही है। ऐसे ही एक स्पोर्ट्स की न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो आपको क्या करना है, फाइनेंस और जनरल अवेयरनेस अभी से स्टार्ट कर देना, करंट अफेयर्स अभी से पढ़ने स्टार्ट कर देना। अगर आपका पहले भी प्री क्लियर हुआ है, मेंस नहीं क्लियर हो पाता, सो दैट इज द रीजन। आपको भी पता है कि जनरल अवेयरनेस हमारी वीक रह जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम प्री की तैयारी करते हुए जनरल अवेयरनेस बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं। वो नहीं करना, आपको साथ में प्रिपेयर करते रहो ताकि बाद में आपके लिए इजी रहे। क्योंकि प्री के लिए तो हमें काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है, बट मेंस के हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 दिन का टाइम ही दिया जाता है, या कह लो 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर इतनी सारी जीके, ये इतनी वास्ट है, करंट अफेयर्स ही क्यों नहीं है, चाहे ये कवर करने में काफी ज्यादा टाइम जाता है, क्योंकि डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊपर ऊपर से अब क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते। सो इसके अलावा अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो, मुझे कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको लग रहा है कि हमें डाउट है, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देना या हमें गाइड कर दो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जल्दी उसकी वीडियो भी लेके आऊंगी। ये आज की क्लास में तो मैंने आपको बताया कि प्री और ये मेंस में जो आपका जीके का पैटर्न है वो कैसे होता है, इनको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से सेक्शन को कितनी वेटेज मिलती है और कौन से सेक्शन के अंदर कौन से टॉपिक को ज्यादा वेटेज मिलती है, कौन से टॉपिक को वेटेज कम मिलती है, सब मैंने आपको गाइड किया है। होप है आपको वीडियो समझ में आई है, आपको अच्छे से समझ में आ गया अब आपको कौन सी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। सो यही मेरी आज की इस वीडियो का पर्पस था। ऐसे ही और यूजफुल वीडियोज आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप SBI क्लर्क की प्रिपरेशन करिए, साथ में जो है इस वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूल जाना। एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू। सो थैंक यू एवरीवन।